हाँ जी, स्वागत है आपका सिरमिक एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन दिसंबर महीने का जो करंट अफेयर है उस सीरीज के अंदर राजस्थान वाला जो सेगमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे पहले अपन कुछ जो हमारी पॉलिसीज जो आई हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पॉलिसीज से डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके बारे में जो हम बातें करते हैं। सबसे पहले ये जो भी पूरा अपन कंटेंट जो पढ़ रहे हैं, इसके विकास गुप्ता सर नाम से एक अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा एक अपना और टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सिरेमिक एकेडमी। इन दोनों टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके पीडीएफ जो वो मिल जाएंगे। ठीक है, मुख्य रूप से आपको इसमें विकास गुप्ता सर वाले में सारे अपडेट्स जो है उसको मिल जाएंगे। और कई लोगों को ऐसे ढूंढने में दिक्कत होती है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, टेलीग्राम पर जाके इस चैनल में सर्च करने का तरीका होता है। उसमें आप दिसंबर नाम लिखते हैं सर्च के अंदर तो वहाँ पर मिल जाती है, या फिर मीडिया फाइल्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि अब होता क्या, दिसंबर महीने में इतने सारे अपडेट्स आ जाते हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि ये पीछे चली जाती है। फिर आप जाके वापस मैसेज करोगे कहाँ है, हमें तो मिल नहीं रही। तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, चलो भाई, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो दिसंबर महीने के अंदर खूब सारी नीतियां दी गई हैं और इन नीतियों पर डिटेल में क्वेश्चन जो कई बार पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर आपके नोट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहली जो नीति है उसके बारे में बात करें तो वो है एनआरआर पॉलिसी। ठीक है, क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करें तो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी, यानी कि जो एन, इसको अपन शॉर्ट में क्या कह देते हैं, एनआरआर, है ना। तो जो लोग राजस्थान मूलतः राजस्थान के हैं लेकिन अभी वर्तमान में मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर नहीं रहते हैं, उन लोगों के लिए सरकार कोशिश करती है कि किसी तरीके से उन्हें राजस्थान से जोड़ा जाए, क्योंकि वो राजस्थान की इकोनॉमी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वो यदि राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वो राजस्थान के अंदर यदि घूमने आए तो राजस्थान की ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो अच्छी खासी जो आगे बढ़ सकती है। तो इसी उद्देश्य के साथ में एक एनआरआर पॉलिसी जो जारी की गई है। इस एनआरआर पॉलिसी के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स जो है वो देखते हैं, और इसका जो सोर्स है वो है आपके ये ओरिजिनल, आपको यहाँ पर जो है पीडीएफ देखने को मिलती है एनआरआर पॉलिसी। आप खुद भी जाके इसको पढ़ सकते हैं। 28 पेज की टोटल पीडीएफ है। इसमें जो शुरुआती जो कुछ पन्ने हैं उसमें राजस्थानी फाउंडेशन और इनकी कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं। तो उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि एनआरआर पॉलिसी क्यों लाई गई है, इसके प्रोविजंस क्या है। प्रोविजंस हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको बेसिक बातें देखने को मिलती है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और राजस्थानी फाउंडेशन क्या है, तो वो सारी चीज़ें। तो जो भी आपके काम की बात है वो सब मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दी है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम एक संगठन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है राजस्थान फाउंडेशन। ये जो राजस्थान, देखो ये कुछ बेसिक बात है। जैसे मान लो मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, तो इन नोट्स के अंदर अपन देखते हैं तो आपको सीधे उद्देश्य से शुरू किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो बेसिक है वो आप इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पढ़ लेते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अपन इसको डिटेल में पढ़ाते भी हैं। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा बेसिक जब आपके पॉलिसी की शुरुआती इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो हमको यहीं पर उसको मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक संगठन है जिसका नाम, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राजस्थान फाउंडेशन। राजस्थान फाउंडेशन जो है ये मार्च 2001 के अंदर बना था। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1958 का, उसके तहत ये बना था। ये संगठन जो है वो काम करता है कि राजस्थान के मूल लोगों को वापस राजस्थान से जोड़ा जाए। जो प्रवासी जो लोग हैं जो दूसरे क्षेत्रों में रह रहे हैं उनको वापस जोड़ा जाए। इसके दुनिया भर के अंदर मिला के 26 अलग अलग ब्रांचेज हैं। इन ब्रांचेज को चैप्टर्स कहा जाता है, शाखाएं कही जाती है। 20 शाखाएं हैं और अभी 14 नई शाखाओं की घोषणा की गई है, अनाउंस किया गया है। तो इस तरीके से टोटल इसकी जो ब्रांचेज है वो हो जाएंगी 40, लेकिन वर्तमान में 26 हैं। 14 की अभी ये जो आपका पहला प्रवासी दिवस था, राजस्थानी प्रवासी दिवस था, उस मौके पर घोषणा की गई थी। तो 26 शाखाओं की बात करें तो 12 इंटरनेशनल है और 14 डोमेस्टिक है, यानी कि 12 तो दुनिया के अलग देशों के अंदर है और 14 भारत के अंदर है, और 14 नए चैप्टर्स की अभी घोषणा की गई है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो आपके एनआरआर पॉलिसी, ये हमने बेसिक की बात की, जो कि राजस्थान फाउंडेशन था मार्च 2001 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से 26 चैप्टर्स और 14 की अभी अनाउंसमेंट की है। इस योजना का जो कार्यान्वयन है, इंप्लीमेंट इसको कौन करेगा, तो याद रखना एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ओवरसीज राजस्थान अफेयर्स,
ओवरसीज यानी कि समुद्रों के पार, यानी कि राजस्थान के प्रवासी लोग, उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स। इसको आगे की पूरी इस अपन पॉलिसी के अंदर डोरा के नाम से जानेंगे। डोरा, डोरा का फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स। इस पूरी योजना, पूरी जो नीति है, इसको रिव्यू करने के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो है आपके मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। इसके अलावा अन्य सदस्यों में किसे किसे रखा गया है, तो देखो अध्यक्ष मुख्य सचिव को बना दिया। इसके साथ साथ कहा गया कि भाई राजस्थानी प्रवासी जो है वो यदि आएंगे तो किन किन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, एक तो इंडस्ट्री को, एक आपके फाइनेंस, एक आपके प्लानिंग, इन तीनों जो आपके डिपार्टमेंट है उनके सचिव को भी यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा अन्य सदस्य जो गवर्नमेंट रखना चाहती है उसको भी इस कमेटी में रखा जा सकता है। और इसके अलावा कमिश्नर ऑफ राजस्थानी फाउंडेशन, यानी कि आपके जो राजस्थानी फाउंडेशन है उनके कमिश्नर को भी इसके अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये सारे सदस्य इसके अंदर हो गए। तो ये जो रिव्यू कमेटी है इसके बारे में भी थोड़ा सा जो आपको ध्यान रखना है। और इस समिति के अंदर जो, और इस जो है आपके पॉलिसी के अंदर क्या बताया गया है, इस पॉलिसी के अंदर राजस्थान जो प्रवासी राजस्थानी है उनका जो काम करना है उसके लिए 5 शब्दों का प्रयोग किया गया है, 5 पिलर्स बताए गए हैं। और ये 5 पिलर्स याद रखना बहुत आसान है। ये 5 पिलर्स है आपके ABCDE, और इन्हें याद करना बहुत आसान है। ABCDE के नाम से है। ए का नाम है यहाँ पर एक्सेलरेट, ठीक है, बी का नाम है यहाँ पर ब्रिज, सी का मतलब है यहाँ पर सेलिब्रेट, और डी का मतलब है ड्राइव, और ई का मतलब है एंश्योर। क्या क्या मतलब है, एक एक करके हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। आप मूल जो है आप बात दिमाग में रखो कि बात चल रही है प्रवासी राजस्थानियों की। तो प्रवासी राजस्थानियों को सबसे पहले उनके यहाँ पर यदि कोई काम है तो उसको गति मिले। गति मिलने के लिए हम गाड़ी के अंदर यूज करते हैं एक्सीलरेटर का। किसका यूज करते हैं, एक्सीलरेटर का। तो इसी तरीके से यहाँ पर ए शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि एक्सेलरेट। उसके लिए क्या किया जाएगा, तो ये जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स जो है उसके अंडर में NRRR फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे, यानी कि जो आपके गैर प्रवासी लोग हैं उनकी सारी फैसिलिटीज जो यहाँ पर मिल सके, एक तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस उनको मिल सके, एक ही जगह पर वो जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एक ही जगह पर क्लियर हो जाए। और यहीं पर एक इन्वेस्टमेंट लाइजनिंग ऑफिसर होगा। लाइजनिंग का मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच में, दो डिपार्टमेंट के बीच में जो है वो लाइजनिंग रखने वाला अधिकारी। तो यहाँ पर एक अधिकारी अपॉइंट किया जाएगा जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट लाइजनिंग ऑफिसर। ये सब किसके अंडर में है, डोरा के अंडर में। तो डोरा के अंडर में क्या हो गया, NRR फैसिलिटेशन सेंटर, और उसके अंडर में क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट लाइजनिंग ऑफिसर। और क्या होगा, और होगा यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर है ये आपके राजस्थानी फाउंडेशन के अंडर में आता है, ठीक है। वो डोरा के अंडर में आ रहा है और ये राजस्थान फाउंडेशन के अंडर में आ रहा है। और एक बनाई जाएगी NRR इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल। तो एक तो सेंटर हो गया, एक आपके कोऑर्डिनेटर हो गया, और एक आपके काउंसिल हो गई। तो जो सेंटर है वो डोरा के अंडर में आ गया, उसी में एक ऑफिसर होगा, एक आपके कोऑर्डिनेटर होगा वो राजस्थानी फाउंडेशन में आ रहा है, और एक आपकी एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो NRR यानी कि आपके गैर प्रवासी राजस्थानी है उनके कार्य को, उनके उद्योगों को, उनके इन्वेस्टमेंट को गति देनी है, एक्सेलरेशन जो उनको देना है। बी का मतलब है यहाँ पर ब्रिज, यानी कि उन्हें जोड़ना है, सेतु के रूप में काम करे। एक कलकत्ता में रहने वाला या लंदन में रहने वाला जो राजस्थानी है उसके साथ में ब्रिज के रूप में जोड़ के उसको राजस्थान जो लाया जाए। राजस्थान लाया जाए मतलब कि उसे टूरिज्म के तौर पर या फिर जो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर, इस तरीके से। तो इसके लिए मनाया जाएगा एक प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को। ये किसके द्वारा मनाया जाएगा, याद रखना, राजस्थानी फाउंडेशन के द्वारा है। ये राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा है। डोरा को, राजस्थानी फाउंडेशन को आपस में मिक्स मत करना। क्रियान्वयन योजना का डोरा के द्वारा किया जा रहा है, और आपके NRR फैसिलिटेशन सेंटर भी डोरा के अधीन है। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर और आपके प्रवासी राजस्थान दिवस ये राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा जो आयोजित किए जाएंगे। हर 10 दिसंबर को होगा। इस बार पहली बार 10 दिसंबर को मनाया गया, और आपको ये दिसंबर के करंट अफेयर में भी आप मतलब इसको और आगे भी अपन पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रकार के इसमें कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जैसे कि जाने अपना राजस्थान कार्यक्रम। 18 से 28 वर्ष के जो युवा हैं उनके लिए ये कार्यक्रम होगा, ताकि वो किसी तरीके से राजस्थान से जो जुड़े। 18 से 28 वर्ष, जाने अपना राजस्थान, ठीक है। सी का मतलब होगा यहाँ पर सेलिब्रेट, यानी कि उनको अवार्ड दिए जाएंगे, तो प्रवासी सम्मान पुरस्कार दिए जाएंगे। डी का मतलब होगा ड्राइव, है ना। ड्राइव एक तरीके से हम कहें तो उनको जो वो आकर्षित करना, है ना। तो इसके लिए एक प्रवासी कार्ड बनेगा,
क्या बनेगा, कार्ड बनेगा। और ई का मतलब है एंश्योर, एंश्योर यानी कि ये सुनिश्चित करना कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए। इसके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनेगा। इसके लिए क्या बनेगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो ये सब बातें जो अपन ने यहाँ पर पढ़ी है। तो कुल मिलाकर यदि मैं बात करूँ आपकी कौन सी पॉलिसी का, एनआरआर पॉलिसी का, और यदि मैं बात करूँ एनआरआर पॉलिसी के अंदर सबसे पहली बात तो कि इसका क्रियान्वयन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है आपके डोरा के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है, डोरा के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं कि इसकी जो एक रिव्यू कमेटी है, इसकी रिव्यू कमेटी के अंदर किसको रखा गया है, तो इसकी रिव्यू कमेटी के अंदर अध्यक्ष तो बनाया गया है आपके चीफ सेक्रेटरी को, और इसके अलावा मेंबर्स के रूप में, सदस्यों के रूप में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जिसमें कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस उनके सदस्य हैं, या राजस्थान सरकार जिनको चाहे उनको भी रख सकते हैं, और राजस्थानी फाउंडेशन के जो कोऑर्डिनेटर जो है उनको भी यहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें अपन ने पढ़ी। इसके अलावा जो आपके नोट्स के अकॉर्डिंग हम देखें कि क्या क्या बातें हैं, कार्यान्वयन अपन ने देख लिया। अब एक आता है इसकी वैधता, कि ये कब तक लागू रहेगी, तो इसमें ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, तो जब तक भी अगली कोई जो है वो पॉलिसी नहीं आ जाती तब तक, तो इसको अपन क्या पर लिख देते हैं, अगली पॉलिसी आने तक, अगली पॉलिसी आने तक। ठीक है, अगली पॉलिसी तक ये लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी क्या रहेगी, वैधता रहेगी। अब यदि अपन एक बात करें कि इसे कब लागू किया गया, तो कब की तारीख जो है ना पॉलिसी की ना तो पूछी जाती है और ना कोई निश्चित होती है, क्योंकि कभी तो घोषणा करते हैं, कभी आज जारी की है, आज ड्राफ्ट जारी किया है, तो कब का जो है ये सुनिश्चित नहीं होता। इसलिए मैं एक बार कब वाले पॉइंट को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से इसके पिलर्स। पिलर्स के अंदर हमने क्या देखा, पिलर्स में हमने 5 पिलर देखे जिसके नाम थे ए, बी, सी, डी और ई। ए का मतलब यहाँ पर क्या था, एक्सेलरेट करना, यानी कि उसको गति देना। गति देने के लिए हमने एक देखा डोरा जो है उसके अधीन क्या बनाया जा रहा है, एनआरआर फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, और इसी के अंदर जो वो आपके एक इन्वेस्टमेंट लाइजनिंग ऑफिसर बनाया जा रहा है। और एक हमने देखा राजस्थानी जो फाउंडेशन है उसके अंडर में आपके इन्वेस्टमेंट कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है। और एक अपन ने एक चीज़ यहाँ पर और देखी थी कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल बनाई जा रही है। ठीक है, बी के अंदर अपन ने पढ़ा था ब्रिज। ब्रिज का यहाँ पर मतलब था उनको जोड़ के रखना। ब्रिज को जोड़ के रखने के लिए राजस्थानी फाउंडेशन डे बनाया जाएगा, जो कि 10 दिसंबर को बनाया जाएगा, और जो कि राजस्थानी फाउंडेशन के द्वारा बनाया जाएगा। सी का मतलब यहाँ पर था सेलिब्रेट। अच्छा, एक वो कार्यक्रम भी देखा था, जाने अपना राजस्थान 18 से 28 वर्ष के युवाओं के लिए। सी का मतलब था सेलिब्रेट, यानी कि उनको सम्मान दिया जाएगा। डी का मतलब था ड्राइव, यानी कि उनको कार्ड जारी किया जाएगा। और ई का मतलब था एंश्योर, एंश्योर यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हमने ये पहली पॉलिसी के बारे में पढ़ा जिसका नाम है आपके एनआरआर पॉलिसी। ठीक है, इसके अंदर जो भी बातें थी, इन्वेस्टमेंट सेल था, कोऑर्डिनेटर था, वो सारी बातें जो अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी पॉलिसी की तरफ। दूसरी पॉलिसी के रूप में अपन इसको भी पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसका सीक्वेंस वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरी पॉलिसी के अंदर हम पढ़ते हैं पहले ये वाली राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी। ठीक है, किसको पढ़ेंगे, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को। एक बार मैं आपको इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरफ भी ले चलता हूं। तो ये आपके राजस्थानी वाहन स्क्रैप पॉलिसी 10 पेज की है, ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। ठीक है, ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी यहाँ पर वाहन स्क्रैप पॉलिसी नहीं है। ठीक है, तो वाहन स्क्रैप पॉलिसी के अंदर क्या है, इसी तरीके से एक एक करके हम बात को पढ़ते हैं। राजस्थान वाहन स्क्रैप पॉलिसी। ठीक है, देखो इन सब चीज़ों को मैंने अपने हिसाब से नोट्स तैयार करके आपके लिए लेके आया ताकि चीज़ों को और अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से जो आपके सामने प्रेजेंट किया जा सके। तो जो आपकी वाहन स्क्रैप पॉलिसी है ये 2 जनवरी 2026 को रिलीज की गई। कब रिलीज की गई, 2 जनवरी 2026 को। नॉर्मली मैं आपको क्या कहता हूं कि तारीखें इसकी जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है ना, पर इसकी जो तारीख है वो आपके जो पॉलिसी जारी की गई वहां पर लिखी गई है, इसका जो नोटिफिकेशन है वहां लिखी गई है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसमें भी आपको अलग अलग तारीखें मिल सकती है, लेकिन मैं जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है उसकी तारीख बता रहा हूँ 2 जनवरी 2026 है। ठीक है,
इससे पहले इसी प्रकार की या फिर कहें इसमें मदद करने वाली एक पॉलिसी पहले से थी जो कि थी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ईवी पॉलिसी 2022। राजस्थान के अंदर ईवी पॉलिसी 2022 पहले से आ रखी थी और अभी उसको मदद करने वाली एक और पॉलिसी आई है, रिप्लेस नहीं कर रही है, उसको मदद करने वाली पॉलिसी है जिसका नाम है राजस्थान व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, जो कि कब आई है 2 जनवरी 2026। ये कब तक वैध रहेगी तो याद रखना 31 मार्च 2029 तक है। ये इसमें फिक्स तारीख बताई गई है और वो क्या है 31 मार्च 2029 तक है। यदि मैं आपको इसी के अंदर अपडेट इसको कर दूं तो हमने कहा दूसरी जो हमने पॉलिसी पढ़नी है उसका नाम है वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी, और ये वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी 2 जनवरी 2026 को रिलीज की गई है। इससे पहले जी कब तक रहेगी तो ये हमने कहा 31 मार्च 2029 तक रहेगी। कब तक रहेगी 31 मार्च 2029 तक रहेगी। और इससे पहले एक पॉलिसी थी जो कि थी ईवी पॉलिसी, जो कि 2022 की थी। कब की थी 2022 की थी। ठीक है, अब आगे इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन होगा। अब इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन होगा तो यहां पर नोडल डिपार्टमेंट के तौर पर रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट को, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको यहां पर नोडल डिपार्टमेंट के तौर पर रखा गया है क्योंकि वाहन स्क्रैपिंग से संबंधित है। तो फिर कौन होगा आपके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ही होगा। चलो अब हम इसके बारे में एक बेसिक बात समझ लेते हैं कि वाहन स्क्रैप पॉलिसी होती क्या है। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करें, मान लो कि किसी का कोई पुराना वाहन है, ठीक है, जो कि 15 वर्ष से ज्यादा पुराना हो चुका है, जो कि क्या हो चुका है 15 वर्ष से ज्यादा पुराना हो चुका है। अब ये जो 15 वर्ष से ज्यादा पुराना जो वाहन हो चुका है ये हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन को भी बढ़ावा देगा और इससे एक्सीडेंट वगैरह भी ज्यादा होने की संभावना ही है। इसलिए सरकार क्या कहती है, इसे क्या करवा लो, स्क्रैप करवा लो। स्क्रैप करवाने का मतलब क्या हुआ, स्क्रैप करवाने का मतलब वो एक तरीके से कचरा बना देंगे। कचरा क्यों बना रही है सरकार, ताकि ये जो भी स्टील है या जो भी इक्विपमेंट है इसको रीयूज किया जा सके और ये पॉल्यूशन को ना फैलाए और नए जो व्हीकल है वो लेके आए। इससे नए व्हीकल को यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी फायदा होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, ये सारे फायदे जो होंगे। इसीलिए क्या करवाने को सरकार प्रमोट करती है, स्क्रैप करवा लो। क्योंकि सरकार ने जब कह दिया कि 15 वर्ष से पुराने व्हीकल यदि नहीं चलेंगे तो वो उनका करें क्या, तो कम से कम स्क्रैप ही करवा लो। स्क्रैप कराने से एक व्यक्ति को जिसका ये व्हीकल है उसको क्या फायदा होगा, तो उसको कहा गया काम करो, आप यदि नई गाड़ी लेके आओगे, आप यदि क्या करोगे नई गाड़ी लेके आओगे तो नई गाड़ी लाने पर आप जो भी गाड़ियां लेके आते हैं उसके ऊपर एक रोड टैक्स लगता है ना, एक ट्रांसपोर्टेशन टैक्स जो आपके लगता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन टैक्स होगा इसमें आपको छूट दी जाएगी। पूरे जो आपके रुपए गाड़ी के लग रहे हैं उसके ऊपर छूट नहीं है, जो आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन टैक्स जो है इसके ऊपर आपको क्या मिलती है, छूट मिलती है यदि आप स्क्रैप करवाते हो, है ना, यदि आप क्या करवाते हो, स्क्रैप करवाते हो। अब यहाँ पर स्टेक होल्डर कौन है उसको यदि अपन जान ले तो इस पॉलिसी को हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले तो स्टेक होल्डर है वो कंपनी जो कि स्क्रैप कर रही है। सबसे पहला स्टेक होल्डर कौन है, वो कंपनी जो कि क्या कर रही है, स्क्रैप कर रही है। ठीक है, दूसरा स्टेक होल्डर है वो व्यक्ति जो कि स्क्रैप करवा रहा है, जो कि अपनी गाड़ी को क्या करवा रहा है, स्क्रैप करवा रहा है। तीसरा है वो एक तरीके से जहां पर नई गाड़ियां मिलती है तो वहां पर जो है उस स्क्रैप का सर्टिफिकेट होगा, एक स्क्रैप का क्या होगा, सर्टिफिकेट, वो लेके जाएगा और उसे अगली गाड़ी खरीदने पर क्या मिलेगा, फायदा जो यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजों को समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हम RVSF बनाएंगे। RVSF का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी। भाई सबसे पहले आपके पास में ऐसी कुछ कंपनियां तो होनी चाहिए ना जो कि स्क्रैप करने का काम करती हो। पता लगे कि आपके यहाँ पर कोई ऐसी कंपनी नहीं है, उसको ही आपने कोई अनुमति नहीं दे रखी है, तो इसलिए कहा गया सबसे पहले RVSF बनाए जाएंगे जो कि राजस्थान व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटी जो यहाँ पर होगी। इसमें कहा गया कि व्हीकल जो है ना रजिस्टर्ड इन राजस्थान शैल बी स्क्रैप्ड ओनली एट RVSF। राजस्थान के अंदर कोई भी व्हीकल जो रजिस्टर्ड है, राजस्थान के अंदर कोई भी व्हीकल जो रजिस्टर्ड है उसे सिर्फ यहीं पर स्क्रैप करवाना है। राजस्थान के अंदर पंजीकृत कोई भी व्हीकल है उसके स्क्रैप सिर्फ कहाँ करवाना है, यहीं पर करवाना है। आप कहीं दूसरे राज्य में जाके स्क्रैप करवा के लेके आओ वहां से सर्टिफिकेट ना, इसमें धोखाधड़ी, इसमें जो चीटिंग, RTO के अंदर छूट लेने के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसलिए कहा गया राजस्थान के अंदर कोई यदि व्हीकल है तो वो यहीं पर स्क्रैप करवाएगा।
क्या राजस्थान के बाहर का कोई व्हीकल है वो भी यहाँ पर स्क्रैप करवा सकता है क्या? बिल्कुल, वो भी यहाँ पर स्क्रैप करवा सकता है। बस हम राजस्थान के व्हीकल को बाहर अलाउ नहीं कर रहे। यदि अलाउ कर रहे हैं तो फिर आपको आगे के फायदे नहीं मिलेंगे। तो व्हीकल रजिस्टर्ड इन राजस्थान शैल बी स्क्रैप्ड ओनली एट RVSFB। ठीक है। ऑल डेटा मस्ट बी डिजिटली इंटीग्रेट विद वाहन ऐप। किसने स्क्रैप करवाया? देखो, एक बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने को मिली? बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि जो स्क्रैप का जो सर्टिफिकेट है ये बहुत इजीली लोग जो वो कम पैसों के अंदर बनवा लेते हैं, ताकि वो जो टैक्स है उसके अंदर फायदा ज्यादा मिले। एग्जाम्पल के तौर पर कोई यदि गाड़ी के ऊपर टोटल मान लेते हैं कि 2.5 लाख रुपए का RTO लग रहा है, तो 2.5 लाख रुपए के जो ये टैक्स पर जो है यदि 25% छूट मिल रही तो लगभग 60-70 हज़ार रुपए की छूट मिलेगी। और 20,000 रुपए यदि बनवाने के लगते हैं इस प्रकार के स्क्रैप, जो कि न्यूज़पेपर के अंदर बड़ी सी खबर आई जिसमें कहा गया इतने इतने रुपए में बनवा लाते लोग, तो 40,000 रुपए तो फिर भी बचे। इसलिए कहा गया कि भाई पहली बात तो आप स्क्रैप यहीं से करवाओगे। दूसरी बात, जैसे ही स्क्रैप किया तो उसका जो डेटा होगा उसे इंटीग्रेट किया जाएगा। कौन सी ऐप के साथ? वाहन ऐप के साथ। एक ऐप है जिसका नाम क्या है? वाहन ऐप। उसके साथ में ये डेटा जो वो इंटीग्रेट किया जाएगा। RVSFB में एक्सेप्ट एंड स्क्रैप व्हीकल रजिस्टर्ड इन एनी स्टेट और UT। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्या बाहर का कोई स्टेट है उसके जो आपके व्हीकल है क्या उसका भी स्क्रैप कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। लेकिन राजस्थान वालों को गया आपको मस्ट है, आपको यहीं पर ही करवाना है। डेफिनेशन विल बी सेम एज मोटर व्हीकल्स रूल्स 2021। ठीक है। तो जो भी डेफिनेशन वगैरह है तो वो सारी तो जो पुराना 2021 के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल इनिशियल 10 years कैन बी एक्सटेंडेड मोर देन 10 years। क्राइटेरिया फॉर स्क्रैपिंग एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। देखिए, अब आपको मैं कुछ चीज़ें जो है नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें बताई गई है। देखो, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 इसकी जो घोषणा है बजट में की गई थी। उद्देश्य सड़क पर चलने वाले अयोग्य और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर वैज्ञानिक, सुरक्षित और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नष्ट करना। प्रावधान, इस नीति के तहत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रियाएं वाहन पोर्टल से एकीकृत होंगी, जिससे कि स्क्रैप योग्य वाहनों के अनधिकृत उपयोग की संभावना समाप्त होगी। और क्या कहा गया? 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन, फिटनेस या पंजीकरण रहित वाहन और दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से RVSP को दिए गए वाहन इस नीति के तहत स्क्रैप किए जा सकेंगे। इसमें कौन से वाहन? तो अपन ने क्या कहा था, सबसे पहला स्टेक होल्डर क्या था? ये कंपनी जो कि क्या कर रही है? स्क्रैप कर रही है। तो हमने कहा पहला जो स्टेक होल्डर है वो कौन है? वो कंपनी जो स्क्रैप कर रही है। उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी? सबसे पहले राजस्थान व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटी बनाई जाएगी। ये राजस्थान के यदि कोई रजिस्टर्ड पंजीकृत कोई वाहन है उसको तो यहाँ पर क्या बताया गया है? मस्ट बताया गया, आपको तो यहीं पर स्क्रैप करवाना है। यदि बाहर का जो है उसे क्या किया गया है तो उसे भी अलाउ यहाँ पर किया गया है। जो भी डेटा होगा उसे डेटा को क्या किया जाएगा? डेटा को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। किसके साथ? वाहन ऐप के साथ। किसके साथ? वाहन ऐप के साथ। दूसरा हम आ जाते हैं इस व्यक्ति पर, यानी कि जो स्क्रैप करवाने वाला है। ये स्क्रैप करवाने वाला कौन है? तो हमने कहा एक तो वो सरकारी वाहन जो कि 15 वर्ष से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। एक वो वाहन जिसका खुद का कोई फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह ही जारी नहीं हो रखा। फिटनेस सर्टिफिकेट से समझ गए होंगे, वाहनों का एक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होता है, वो जारी नहीं हो रखा। या फिर कोई इस तरीके से नीलामी में लिए गए जो ये वाहन जो है जो पुराने हो चुके हैं और ये कबाड़ वाले, इस प्रकार के जो वाहन हैं उनकी क्या करवाई जा सकती है। या फिर कोई स्वेच्छा से करवाना चाहता है, किसी का वाहन 8 साल पुराना ही हुआ है लेकिन वो भी स्क्रैप करवाना चाहता है तो ये स्क्रैप करवाया जा सकता है। तो कौन स्क्रैप करवा सकता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। आगे बात करते हैं। वाहन स्वामी को, जो भी ये वाहन स्वामी है इसको क्या किया जाएगा? सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी किए जाएंगे। 2 सर्टिफिकेट यहाँ पर जारी किए जाएंगे, इनके बारे में बहुत अच्छे से याद रखना। एक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और एक है सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की उसने जो है अपना वाहन यहाँ पर डिपॉजिट करवा दिया है और ये जो है आपके COVS यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग, इसके वाहन को स्क्रैप किया जा चुका है। तो ये जब व्हीकल स्क्रैपिंग वाला सर्टिफिकेट ये लेके जाके देगा किसको? उस कंपनी को जिससे कि गाड़ी लेनी है।
ये ले जाके किसको देगा? उस कंपनी को जिससे कि गाड़ी लेनी है उसको ले जाके देगा। तो इस तरीके से हमने कहा कि वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी किए जाएंगे, और ये दोनों भी किस पर अपलोड किए जाएंगे? ये दोनों भी वाहन ऐप पर अपलोड किए जाएंगे, ताकि फिर वही बात कि कोई यूं गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा लिया और फायदा उठा लिया, ये सब ना हो, इसके लिए ये भी वाहन ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद क्या कहा गया? सीओडी के आधार पर नए वाहन की खरीद पर, है ना, ये जो सीओडी है और जो आपके व्हीकल स्क्रैपिंग वाला जो सर्टिफिकेट है, इस ये जो है नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक, अधिकतम 1 लाख रुपए, मोटर वाहन कर में कितना? 50% तक, और अधिकतम कितने? 1 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। ये वाला फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जब इस कंपनी के पास व्यक्ति जब जाएगा तो इसको छूट क्या मिलेगी? तो हमने कहा मोटर वाहन कर का, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, किस चीज का? ये टोटल टैक्स का नहीं है, ये जीएसटी का भी नहीं है, मोटर वाहन कर का कितना? 50%, या फिर मैक्सिमम कितना? 1 लाख रुपए इसको यहाँ पर फायदा मिलेगा, है ना, 1 लाख रुपए, या फिर मोटर वाहन कर का 50% जो यहाँ पर ही फायदा इसको मिलेगा। ठीक है, और क्या होगा? और क्या बताया गया? रजिस्टर्ड स्क्रैपर, स्क्रैप किए गए वाहन के चेसिस नंबर, हर गाड़ी का एक चेसिस नंबर होता है ना, जिसके आधार पर मान लो किसी की गाड़ी खो भी गई है ना, तो फिर वो उसको चेसिस नंबर जो है मांगा जाता है जब आप एफआईआर वगैरह भी लिखवाते हो। चेसिस नंबर के कट पीस को सीवीएस जारी होने तक की तारीख से 6 महीने तक सेफ कस्टडी में रखेंगे, ताकि फिर वही बात, हर जगह पर वो सारे पॉइंट्स रखे गए हैं कि नकली सर्टिफिकेट ना बनवा लें। वरना होता क्या है कि ऐसे कोई व्हीकल है ही नहीं, व्हीकल का स्क्रैप किया ही नहीं, केवल क्या बनवा लिया? एक सर्टिफिकेट बनवा लिया कि व्हीकल का जो स्क्रैप किया गया उसका सर्टिफिकेट। तो भी कहा गया कि वो तो ऐसी बात है ना, यदि वो किया है, एक्चुअल में किया है, तो वो जिस वाहन का स्क्रैप किया है उसका चेसिस नंबर रखोगे 6 महीने तक। तो चेसिस नंबर जो कितने महीने तक रखा जाएगा? 6 महीने तक इस चेसिस नंबर को सेफ रखा जाएगा। तो चेसिस नंबर जो कितने महीने तक? 6 महीने तक इसे सेफ रखा जाएगा। ठीक है, और क्या कहा है नीति में? हाँ, 6 महीने तक सेव रखेंगे। इसके बाद वे अपने क्षेत्र के जिला परिवहन अधिकारी को जमा करेंगे, जहां इसे 18 माह तक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। तो उसके बाद में किसको रखेंगे? ये जिला अधिकारी को, और जिला अधिकारी के पास में भी कितने टाइम तक रहेगा? 18 महीने तक जो चेसिस नंबर को सेफ रखा जाएगा। कितने टाइम तक? 18 महीने तक। ठीक है, और क्या बताया गया? नीति में निवेश को आकर्षित करने के लिए पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट्स के लिए विशेष प्रोत्साहन। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये RVSF कोई क्यों लगाएगा? राजस्थान के अंदर क्या इतनी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगी क्या कि लोग हमारे पास स्क्रैपिंग करवाने के लिए आएंगे और इससे हमारा काम धंधा बढ़िया चल जाएगा? नहीं होगा ऐसा। इसीलिए इन कंपनियों को सरकार ने कुछ इंसेंटिव दिए हैं कि आप तो आओ और हमारे यहाँ पर इस प्रकार की फैसिलिटी लगाओ, हम आपको करेंगे मदद। क्या मदद करेंगे? तो सरकार कह रही है कि नीति में निवेश को आकर्षित करने के लिए पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट्स के लिए, वही रजिस्टर्ड व्हीकल, राजस्थान व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटी के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए, जिसमें प्रारंभिक 20 इकाइयों को पूंजी निवेश पर सब्सिडी, राज्य कर में छूट, ब्याज अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी, विद्युत शुल्क में रियायत, ये सब है। रिसाइकलिंग और स्क्रैपिंग से जुड़े स्टार्टअप्स को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के तहत समर्थन देने का भी प्रावधान किया गया है। तो जो आपके स्टार्टअप पॉलिसी के तहत प्रोविजन फायदे मिलते हैं वो भी जो यहाँ पर मिल पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात की गई है। डिटेल में अपन ने यहाँ पर देखा RVSF कंपनी, पंजीकृत राजस्थान वाले उनको मस्ट किया गया, बाहर वालों को अलाउ किया गया, डेटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये व्यक्ति कौन हो सकता है जो स्क्रैप करवा सकता है? स्क्रैप करवाने के बाद ये 2 सर्टिफिकेट, इन सर्टिफिकेट के आधार पर इस कंपनी में खरीदने जाएगा, और 1 लाख रुपए तक का या 50% मोटर वाहन कर पर चेसिस नंबर को 6 महीने तक या जिलाधिकारी के पास 18 महीने तक रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस ऑफिशियल जो वेबसाइट है इससे कुछ और निकाली है। जैसे कि एक और यहां पर बताया गया है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ये ट्रेडेबल है, ये व्यापार योग्य है, इसका ध्यान रखना। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? व्यापार योग्य है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति ने अपनी जो गाड़ी है उसकी स्क्रैपिंग करवा ली, अब वो ये कहता है कि भाई मैं तो इसको रखना नहीं चाहता, मुझे तो नई गाड़ी लेनी नहीं है, लेकिन मैं आपको देखो कितने रुपए का फायदा हो रहा है, यदि आप इसको लेके जाओगे तो इतने इतने रुपए का फायदा होगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये क्या है? ट्रेडेबल है। ठीक है, एक इसका याद रख लेना।
एक यहाँ पर बताया गया कि जो COD और COVC है, यानी कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग, इसे जो है वो मैक्सिमम 60 दिन के अंदर अंदर जारी किया जाएगा। मैक्सिमम कितने दिन में? 60 दिन के अंदर अंदर जारी किया जाएगा। और जब जारी कर दिया उसके 72 आवर्स के अंदर वाहन ऐप पर जो है अपलोड भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे मैक्सिमम कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। टाइम इंटरवल रखा गया मैक्सिमम कितने दिन? 60 दिन के अंदर जो इसे जारी किया जाएगा। ठीक है, इस बात को देखो मैं आपको एक बार पॉलिसी से भी पढ़ा देता हूँ और ज़्यादा आपको क्लैरिटी जो वो आ जाएगी। ठीक है, ये सब बातें आपकी लिखी होंगी। देखो ये बताया गया अप टू 50% रिबेट ऑन मोटर व्हीकल टैक्स, अप टू 1 लाख 5% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ न्यू व्हीकल। 5% डिस्काउंट भी है परचेज ऑफ न्यू व्हीकल पर। ठीक है, और मैं आपको इसको पूरा पढ़ा देता हूँ। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया, जैसे कि RVSF जो है, जो फैसिलिटी है वो बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो इतना एरिया होना चाहिए। ये कोई 10-10 पेज कोई एक साथ याद नहीं रहेंगे अपने को, जो काम की बातें अपन सिर्फ वही देख रहे हैं, है ना। इसमें से जो मैं आपको ये बता रहा था, प्रोसीजर फॉर इश्यूएंस ऑफ COD एंड CVS, इसको थोड़ा सा और अपन पूरे ओरिजिनल वाले से ही पढ़ लेते हैं, क्या ना। अपॉन रिसीविंग एन ELV, यानी कि इस प्रकार का कोई आता है व्हीकल, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटी शैल प्रोवाइड ओनर ऑफ व्हीकल और ऑथराइज्ड पर्सन विद ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। पहली बात तो है ये किसके द्वारा, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा? RVSF के द्वारा। ये जो अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे, ये एक बार एक काम करता हूँ मैं इसको अलग पेज पे भी लिख लेता हूँ कि ये जो COD और COVS है ना, ये किसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाएंगे? तो RVSF के द्वारा। जिसने स्क्रैप किया वही तो प्रोवाइड करवाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विच शैल बी ट्रेडेबल, है ना। तो एक अपन ने क्या कहा, ये क्या है? तो ये हमने कहा व्यापार योग्य है। ये क्या है? व्यापार योग्य है। शैल बी नेसेसरी एंड सफिशिएंट डॉक्यूमेंट फॉर ओनर टू अवेल इंसेंटिव एंड बेनिफिट्स फॉर द परचेज ऑफ न्यू व्हीकल एज मे बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जो भी लाभ नए व्हीकल के खरीदने पर मिलते हैं तो उसके लिए COD सफिशिएंट है। उसके लिए COD क्या है? सफिशिएंट है। RVS shall be required to issue both a certificate of COD and CVS for all private and government vehicles as proof of vehicle scrapping undertaken by them. Now, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, टाइम इंटरवल बिटवीन द इशुएंस ऑफ COD एंड CVC शैल नॉट बी मोर देन 60 डेज अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जो COD है और CVC है, इन दोनों के बीच इश्यू करने का जो टाइम इंटरवल है वो 60 डेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। भाई आपके यहाँ पर कोई डिपॉजिट करवाने के लिए आ गया व्हीकल और अब वो कह रहे हैं कि हमने स्क्रैप कर दिया, तो इसमें 60 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। दोनों के बीच 60 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। COD and CVC shall be digitally uploaded and auto synced with वाहन पोर्टल within 72 आवर्स, और इन दोनों को 72 आवर्स के अंदर क्या किया जाएगा? वाहन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो बस यही बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, 60 डेज और 72 आवर्स, इन दोनों सर्टिफिकेट के बीच मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो कितना हो सकता है? 60 डेज का हो सकता है। आगे कह रहा है ट्रेडेबिलिटी ऑफ COD शैल बी गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक गाइडलाइंस। आगे तो देखो आपके कोई खास काम की बात नहीं है। एक जो मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा था, रजिस्टर्ड स्क्रैपर शैल हैव कट पीस ऑफ चेसिस नंबर इन केस सेफ कस्टडी इन 6 मंथ्स, और 18 महीने तक किसके पास में? डिस्ट्रिक्ट जो है आपके ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास में 18 महीने में। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पर बताई गई है। अब क्या इंसेंटिव फॉर RVSF के लिए क्या इंसेंटिव बताए गए हैं, है ना। इसको भी थोड़ा सा देखो, आपके नोट्स में उतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ क्योंकि सूजस में उतना डिटेल में नहीं दिया, है ना। इसको भी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लो। क्या एक लास्ट पॉइंट और पढ़ लो बस थोड़ा सा डिटेल में, वो है कि RVSF ये जो है ना, व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो है, इसको क्या क्या बेनिफिट रहेंगे इस प्रकार की नई यूनिट्स लगाने के लिए। तो सबसे पहला कहा गया कि फर्स्ट 20 रजिस्टर्ड यूनिट्स, जो सबसे पहली 20 ऐसी जो यूनिट होंगी, टू विल बी प्रोवाइडेड स्पेशल इंसेंटिव इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय यूनिट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 20 लाख। ठीक है ना। तो क्या कहा गया कि जो पहली 20 यूनिट होंगी, इनकी पूंजी जो लगाई गई है वो 25% या 20 लाख, इतने का क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। पूंजी का 25% या फिर 20 लाख रुपए का।
इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ऑफ 50% ऑफ स्टेट टैक्स ड्यू डिपॉजिट फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि जो आपके स्टेट टैक्स जो लगता है उसके ऊपर 50% की छूट मिल जाएगी 5 साल तक। उसके ऊपर 5 साल तक क्या मिल जाएगी, 50% की छूट मिल जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये वाला है, इसको याद रख लेना बस। 25% पूंजी का या फिर 20 लाख रुपए, जो आपके नोट्स में यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, इसी के आगे लिख लेना। इतना तो दिया ही हुआ कि 20 इकाइयों को पूंजी निवेश पर सब्सिडी, तो पूंजी निवेश पर कितनी सब्सिडी, तो यहीं पर नोट कर लेना, पूंजी निवेश पर 25% की सब्सिडी या फिर 20 लाख रुपए, या फिर कितने रुपए, 20 लाख रुपए, ये फायदा जो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरी बात अपन ने यहाँ पर पढ़ ली, पूरी पॉलिसी को। एक बार मैं आपको इस पॉलिसी पे ले चलता हूँ। एक लास्ट पॉइंट मुझे और काम का लग रहा था। ऐसे देखो बहुत सारी बातें याद नहीं रहती। 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जाम्पशन फॉर 5 ईयर्स अप टू 1 लाख एनुअली, ये भी चलो याद रख लेना। जो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके खर्चा है उसके ऊपर 100% या फिर मैक्सिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 1 लाख रुपए, कब तक, 5 साल तक। इनके इंसेंटिव को छोड़ो। इंसेंटिव फॉर व्हीकल ओनर्स, ये अपन बात कर चुके हैं, 50% वो लगेगा। ठीक है, ये कह रहा था मैं आपको, व्हीकल स्क्रैप स्टीयरिंग कमेटी, इन सब के लिए क्या बनाएगी, एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। इस पूरी चर्चा, पूरी बात को, पूरी यानी कि जो पॉलिसी है उसको देखने के लिए। और इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी। कौन होते हैं, चीफ सेक्रेटरी, जो इसके चेयरमैन होते हैं। टोटल इसके अंदर 7 मेंबर है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वगैरह ये 7 मेंबर है। तो इसको अपन इस वाली जो आपके स्लाइड थी इसी में यदि अपडेट कर लेते हैं, कौन सी वाली में, ये वाली में। तो हमने कहा इसमें जो रिव्यू कमेटी है, ये तो हो गया नोडल वाला, है ना। इसके लिए क्या बनेगी, रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी के जो अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर कौन है, चीफ सेक्रेटरी है। यहाँ पर कौन है, चीफ सेक्रेटरी है। टोटल कितने सदस्य है, 7। टोटल कितने सदस्य यहाँ पर, 7 सदस्य है, चीफ सेक्रेटरी समेत, अध्यक्ष समेत। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, बस यही सब बातें बताई गई है, कब तक लागू रहेगी वो सब बता दिया। तो ये हमने पूरी बात की किसके बारे में, वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में, है ना। वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में जो इम्प्लीमेंट करने के लिए डोरा, और यहाँ पर आपके, एक सेकेंड, इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो इसका नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है। और इसको रिव्यू करने के लिए क्या, एक समिति, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, आप चीफ सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने कर ली। फिल्म मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ, कुछ रह नहीं गया हो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं तीसरी पॉलिसी की तरफ। देखो अभी ये पॉलिसी जो अपना इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छी खासी डिटेल के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। और जो आरपीएससी पूछेगी हम तो पूरा ही उसको पढ़ना पड़ेगा। अगली पॉलिसी हम पढ़ते हैं और वो है आपके राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025। राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025। ठीक है, पहले मैं आपको ऑफिशियल पॉलिसी की तरफ लेके चलता हूँ। ऑफिशियल पॉलिसी है आपके, ये तो एनआरआर वाली थी, ये है आपके फिल्म टूरिज्म पॉलिसी। ये है 30 पन्ने की, है ना। इसको भी पूरा पढ़ा और इसमें से जो काम की बातें थी वो आपके सामने लेके आए हैं। 30 पन्ने की पॉलिसी है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। ठीक है, चलो काम की बातें जो मैं आपको सीधे उसकी तरफ लेके चलता हूँ। राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी, पहली बात तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से क्या एक्ट वगैरह चल रहे हैं, कौन कौन से अभी तक जो चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पर एक राजस्थान फिल्म शूटिंग रूल्स बने हुए हैं। राजस्थान फिल्म शूटिंग रूल्स ये बने हुए 2016 के, अब के बने 2016 के। ठीक है, अच्छा पहली बात तो इसको और समझ लो, क्या है फिल्म टूरिज्म पॉलिसी। सरकार ये चाहती है कि लोग जो है वो अधिक से अधिक फिल्में राजस्थान के अंदर बनाएं। क्यों बनाएं, ताकि राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान की जो हेरिटेज है वो दुनिया के सामने जाए। इससे क्या होगा, तो राजस्थान के अंदर टूरिज्म जो वो बढ़ेगा। तो इसलिए कहा गया फिल्म शूटिंग रूल्स 2016 हमारे ऑलरेडी जो चल रहे हैं। ठीक है, क्या फिल्म टूरिज्म पॉलिसी नहीं थी क्या, पहले भी थी, और अब ये जो नई पॉलिसी आई है ये पुरानी वाली पॉलिसी को रिप्लेस करेगी। और ये पुरानी वाली जो पॉलिसी है ये कब की थी, 2022 की थी। कब की थी, 2022 की। ये जो आपकी नीति है ये कब जारी की गई है, तो ये जारी की गई 24 दिसंबर 2025 को।
कब जारी की गई है? 24 दिसंबर 2025 को नई वाली नीति जारी की गई है। और कब तक ये वैलिड रहेगी? तो ये भी आपके वैलिड रहेगी 31 मार्च तक। ये भी कब तक वैलिड रहेगी? 31 मार्च तक। तो इस तरीके से मैं आपके इस वाली के अंदर जाके वापस इस टेबल, एक टेबल बना के दे रहा हूँ आपकी सहायता के लिए। राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी, राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई ये कब आई है? एक काम करते, इसमें एक फोल्डर एक और बना देते, कॉलम। कब का ना एक फोल्डर और बना दे, एक कॉलम और बना देते हैं। इसमें कोई कब का था नहीं, इसलिए मैंने नहीं बनाया, इसमें बना ही देते हैं 2 जनवरी 2026। और ये कब आई? 24 दिसंबर 2025। रिप्लेस किसे करेगी? 2022 की जो पॉलिसी है उसे रिप्लेस करेगी। कब तक वैलिड रहेगी? ये भी 31 मार्च 2029 तक जो वैलिड रहेगी, ठीक है। इसमें नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसके अंदर आपके नोडल एजेंसी रखी गई फिल्म फैसिलिटेशन सेल, फिल्म फैसिलिटेशन सेल। इसको जो है यहाँ पर क्या रखा गया है? नोडल एजेंसी के रूप में रखा गया है। और इसके जो अध्यक्ष हैं पर्यटन विभाग के आयुक्त होंगे, पर्यटन विभाग के आयुक्त, ठीक है। चलो एक बार अपन जो है वो आगे चलते हैं और फिर लास्ट में इसकी समरी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025, ठीक है। तो हमने क्या कहा कब जारी की गई? तो हमने कहा जारी की गई 24 दिसंबर 2025 को। वैलिड कब तक है? 31 मार्च 2029 तक, ठीक है। और इसको जो है क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका क्रियान्वयन किया जाएगा फिल्म फैसिलिटेशन सेल के द्वारा, फिल्म फैसिलिटेशन सेल के द्वारा इसका जो है क्रियान्वयन किया जाएगा। और इसके जो आपके अध्यक्ष कौन होंगे? तो पर्यटन विभाग के निदेशक, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट, पर्यटन विभाग के निदेशक, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट, सॉरी आपके डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट। अब देखो इसमें क्या क्या बातें बताई गई है, चीज को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से समझ लेना। इसमें कहा गया कि फिल्मों को बढ़ावा देना है और फिल्मों को बढ़ावा देने से पहले फिल्म की कौन कौन सी कैटेगरी है उसको यहाँ पर बताया गया है ना। इसमें पन्ने में मैंने आपके लिए बड़े अच्छे तरीके से लिखा है, तो उसी को मैं रख ही लेता हूँ, पास में रख लेते हैं। तो एक तो हमने कहा इसमें कहा गया है तो एक तो होगी फीचर फिल्म, एक तो क्या होगी? फीचर फिल्म। फीचर फिल्म को कहा गया वो फिल्म जो कि थिएटर में रिलीज होती है। फीचर फिल्म कौन सी? जो कि कहाँ रिलीज होगी? थिएटर में रिलीज होगी। एक इसमें कहा गया है ये जो पॉलिसी है ये फायदा पहुंचाएगी वेब सीरीज को, अलग अलग प्रकार की जो वेब सीरीज रिलीज होती है उसे। एक इसमें कहा गया टीवी सीरियल यदि राजस्थान में बनते हैं उसे भी फायदा पहुंचाया जाएगा। और एक इसमें कहा गया डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री के लिए हिंदी में वर्ड यूज होता है वृत्तचित्र। डॉक्यूमेंट्री के लिए हिंदी में वर्ड क्या यूज होता है? वृत्तचित्र। सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन बताई गई है इस पॉलिसी के अंदर कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो फीचर फिल्म की डेफिनेशन बताई गई जो थिएटर में रिलीज होगी। वेब सीरीज की बताई गई है उसी को वेब सीरीज माना जाएगा जिसमें कम से कम 5 एपिसोड होंगे, ऐसे नहीं कोई एक आधा एपिसोड बना के छोड़ दिया। और हर एक एपिसोड कम से कम 30-30 मिनट का होगा। कहीं पता लगे 10-10 मिनट के एपिसोड बना के कहो लो ये हमारी वेब सीरीज इसको फायदा दो ना। टीवी सीरियल जो है इसको माना जाएगा कम से कम इसके 20 एपिसोड होने चाहिए और कम से कम 22 मिनट का, 22 मिनट +-2 का जो है एक एपिसोड होना चाहिए, इसको टीवी सीरियल माना गया है। डॉक्यूमेंट्री की ऐसे जो कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर दी गई है परिभाषाएं। क्या? फीचर फिल्म जो कि थिएटर में रिलीज होगी, वेब सीरीज जिसमें मिनिमम कितने एपिसोड होंगे? 5 एपिसोड और एक एपिसोड मिनिमम कितने मिनट का होगा? 30 मिनट का। टीवी सीरियल जिसमें कि 20 एपिसोड होंगे और जो है वो 22 मिनट एक एपिसोड कम से कम होना चाहिए। और एक बताई गई यहाँ पर क्या? डॉक्यूमेंट्री। अब यहाँ पर रखी गई है एलिजिबिलिटी। यहाँ पर क्या रखी गई है? एलिजिबिलिटी। एक तो सबसे पहली बात इन सबकी ही एलिजिबिलिटी ये रखी गई है कि इनको या तो यू का या फिर यूए का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। या ये यू और यूए क्या होता है? देखो सीबीएफसी के द्वारा, मूवी के अंदर तो सीबीएफसी देता है ये सर्टिफिकेट, कोई फिल्म है तो ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है? सीबीएफसी। सीबीएफसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ पर यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि सब लोग इसे देख सकते हैं, है ना। और एक सर्टिफिकेट होता है ए का, है ना। ए का मतलब अडल्ट, सिर्फ वयस्क लोग इसको देख सकते हैं। तो बोले कि ये जो चारों आप रिलीज कर रहे हैं ना इसमें किसी को भी ए का सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए। यानी कि ऐसी कोई आप वेब सीरीज बनाओगे जो कि सिर्फ अडल्ट देख सकते हैं तो फिर जो है हम इसको आपको फायदा आपको यहाँ पर नहीं पहुंचाएंगे।
तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इन सब के अंदर ही सर्टिफिकेट तो क्या बताया गया, यू या फिर यूए, ये सर्टिफिकेट तो सीबीएफसी देता है, और इनके वेब सीरीज के, टीवी सीरियल के, डॉक्यूमेंट्री के, इनके अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है, उनके द्वारा जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी में एक और बात कही गई है, फीचर फिल्म जो कि थिएटर में रिलीज होगी, पता लगे आप खुद ही बना के 2-4 थिएटर में रिलीज कर दो, ऐसा नहीं होगा। यदि हिंदी फिल्म है तो कम से कम 200 थिएटर में रिलीज होनी चाहिए, और राजस्थानी फिल्म है तो कम से कम 100 थिएटर में रिलीज होनी चाहिए, सॉरी 25 में। हिंदी फिल्म है तो कम से कम 200 स्क्रीन मिले, राजस्थानी है तो कम से कम 25 स्क्रीन मिले, और अदर देन राजस्थानी या फिर हिंदी है, ना तो राजस्थानी है ना हिंदी है, किसी दूसरी भाषा में है, तो उसके अंदर 100 स्क्रीन कम से कम मिलनी चाहिए, तभी आपको ये सारे फायदे जो है मिलेंगे। तो सबसे पहले में हमने यहाँ पर बात की किसकी, एलिजिबिलिटी की, कि फीचर फिल्म किसे माना गया, वेब सीरीज किसको माना गया, टीवी सीरियल किसको माना गया, डॉक्यूमेंट्री किसको माना गया। फिर हमने यहाँ पर बात की आपके एलिजिबिलिटी कि यूए और यूए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हिंदी यदि आप कर रहे हो तो 200 स्क्रीन पर, राजस्थानी तो 25 पर, और अदर देन राजस्थानी या फिर हिंदी है तो फिर 100 पर जो है कम से कम ये रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं वापिस, क्या क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था फीचर फिल्म, एक हमने पढ़ा था आपके वेब सीरीज, एक हमने पढ़ा था टीवी सीरियल, और एक हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, अब हम चलते हैं इनको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो बेनिफिट में याद रखना सबसे पहले तो मैक्सिमम बेनिफिट, तो मैक्सिमम जो बेनिफिट है यहाँ पर, यानी कि फीचर फिल्म के लिए मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला 3 करोड़ रुपए। कितने मिलने वाला, 3 करोड़ रुपए, और आपके जो वेब सीरीज है उसके लिए 2 करोड़ रुपए, और जो आपकी टीवी सीरियल है उसके लिए 1.5 CR, और आपके डॉक्यूमेंट्री जो है उसके लिए 2 करोड़। ये तो मैक्सिमम यहाँ पर बताया गया है ना, ये तो क्या बताया गया, मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलेगा। अभी हम जो इसको सेगमेंट वाइज चलेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम के बारे में बताया गया है। मैं आपको लेके चलता हूँ, हाँ यही तो है। ये पॉलिसी पीरियड बताया गया है 31 मार्च 2029 तक। ये पूरा सारा डिटेल में पढ़ा है और पूरा उसके अंदर बताया गया है। ये बताया गया ओवरऑल सेलिंग ऑफ सब्सिडी या फिर इंसेंटिव, फीचर फिल्म के लिए 3 करोड़, वेब सीरीज के लिए 2 करोड़, टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़, और डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया मैक्सिमम सेलिंग कितनी है, 3 करोड़ का बेनिफिट, वेब सीरीज के लिए 2 करोड़ का, टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ का, और आपके डॉक्यूमेंट्री के लिए जो है वो कितने का, तो 2 करोड़ का आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं डिटेलिंग में। डिटेलिंग में क्या बताया गया है, डिटेलिंग में बताया गया है कि देखो यदि मिनिमम 50% शूटिंग, मिनिमम कितनी 50% शूटिंग राजस्थान के अंदर होती है, इन राजस्थान मिनिमम 50% शूटिंग यदि राजस्थान के अंदर होती है, प्लस 2 करोड़ रुपए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, मिनिमम 50% शूटिंग राजस्थान में होती है, प्लस 2 करोड़ रुपए आपका यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, तो आपका 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा, या फिर मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए। क्या कह रहे हैं भाई, मिनिमम 50% शूटिंग राजस्थान में हुई है, प्लस 2 करोड़ रुपए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, तो आपको 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान लेते हैं किसी मूवी के अंदर 100 करोड़ रुपए लग गए, कितने रुपए मिल गए, 100 करोड़ रुपए। ठीक है, और उसका 50% जो शूटिंग कहाँ हुई है, राजस्थान के अंदर हुई है, तो ऐसे में उसको कितना रुपए मिलेगा, आपको 30%, यानी कि 30 करोड़ ना, मैक्सिमम बता दिया 2 करोड़ आपको गए। यहाँ पर तो मैक्सिमम सेलिंग 3 करोड़ की थी, ये क्या है, तो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है यदि 100% शूटिंग राजस्थान में होती है तो फिर 3 करोड़ का फायदा मिलेगा, तो फिर 3 करोड़ का, या फिर गए 5% एक्स्ट्रा, तो फिर कितने का, 3 करोड़ का, या फिर 5% एक्स्ट्रा यहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना 50% शूटिंग पर 30% का फायदा मिलेगा। और ये भी कहा गया फॉर आउटडोर लोकेशंस, आउटडोर लोकेशन मतलब कि जो मुख्य जो लोकेशन है उसकी बजाय सामान्य लोकेशंस को यदि आप यूज करते हो तो 5% से लेकर 15% तक यदि आप राजस्थान का दिखाते हो तो आपको 10% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 1 करोड़ रुपए। यदि 16% से लेकर 30% दिखाते हो तो फिर आपको 20% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का या 2 करोड़ रुपए। आपको सर इतने सारे कैसे याद होंगे, अभी देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, यदि हम इनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लें तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 30% से ज़्यादा यदि आपने मूवी का यहाँ पर सीन दिखाए हैं तो 30% या फिर 3 करोड़ रुपए। यदि 100% आपने दिखाए हैं तो यहाँ पर 5% एक्स्ट्रा है ना, यानी कि 1 करोड़ रुपए।
ये आपको यहाँ पर बताया गया है। तो क्लियर है क्या? 5% से 15% सीन दिखाने पर 10%, 16 से 30% दिखाने पर 20% और 30% पर 30%, 30% से ज़्यादा पर 30%, या फिर 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़। 100% है तो फिर 1 करोड़ एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारी बात बताई गई है। इसमें एक और बात बताई गई, यदि आप गाने, मूवी के बाकी सीन नहीं है पर गाने हैं, गाने 3 मिनट से ज़्यादा का सीन राजस्थान का है, तब भी आपको 10% या फिर 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। गाने के जो है वो जो है वो क्या कह रहे हैं अपन, गाना जो 3 मिनट से ज़्यादा का राजस्थान के अंदर फिल्माया गया है तो 10% या फिर 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे ही सबके पढ़ने पड़ेंगे क्या? हाँ भाई, सबके पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन सबके यानी कि बाकियों के बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें भी यही कैटेगरी की 5 से 15% वाली, इसमें फ़ायदा वही, परसेंटेज में तो वही है, 10%, 20% और 30%, 10%, 20% और 30%। ठीक है, इसमें भी फ़ायदा वही है, 10%, 20% और 30%। समझ गए? 10, 20, 30 का मतलब क्या, कितने परसेंटेज जो है आप यहाँ पर मूवी बना रहे हो। 5 से 15, 16 से 30 और 30 प्लस, 5 से 15, 16 से 30 और 30 प्लस 10%, 20%, 30%। देखो आप कहोगे सर याद नहीं हो रहा, 5 और 15 का एवरेज कितना होता है? 10। 16 और 30 का एवरेज निकाले वैसे तो 22.5 होता है, पर ओवरऑल मान लो कितना होता है? 20। 30 प्लस पर कितना? 30। तो परसेंटेज वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना परसेंटेज है उतना ही फायदा, जितना परसेंटेज है उतना ही फायदा, जितना परसेंटेज है उतना ही फायदा। बस यहाँ पर याद रखना है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर टोटल 3 करोड़ था, यहाँ पर मैक्सिमम 2 करोड़ है, तो उसी अनुपात में कम हो जाएगा, यानी कि 0.75 करोड़ और एक आपके 1.5 CR और यहाँ पर 2 करोड़। तो यानी कि 30% वाले में मैक्सिमम पे ले जाना, 3 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीज़ें याद रखनी है। इसी तरीके से यहाँ पर 0.5 करोड़ है, यहाँ पर जो आपके 1 करोड़ है और यहाँ पर आपके 1.5 CR है। ठीक है, और इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री में यहाँ पर देखें, डॉक्यूमेंट्री में सीधा एक ही बताया गया है, यदि 50% प्लस डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर करोगे तब 30% या फिर 1.5 करोड़। क्योंकि अब देखो डॉक्यूमेंट्री होती छोटी सी है, डॉक्यूमेंट्री तो छोटी सी होती है ना भाई, उसमें क्या 10, 20, 30 कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्री है तो कम से कम 50% करोगे, तब फायदा मिलेगा कितना? 30% या फिर 1.5 करोड़ का। हाँ, यदि आपने 100% कर रखा है यहाँ पर, तब फिर आपको 5% एक्स्ट्रा या फिर 50 लाख रुपए और मिल जाएगा। पर मुख्य रूप से ये पूछा जा रहा है, ये अभी कोई एक एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा था कि 50% से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री राजस्थान में बनाई है तो कितना फायदा होगा? 30%। ठीक है, प्रतिशत में भी यदि आपको पता होता तब भी जो है पूरे सही हो जाता क्वेश्चन, तो 30% या फिर 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम वाले जो आप याद रखना 3, 2, 1.5 और 2 करोड़। ये पूरी बात हमने की है किसके बारे में? आपके राजस्थान फिल्म जो टूरिज्म नीति है उसके बारे में। ठीक है, कुछ बातें जो है अभी भी इसके अंदर और बताई गई है। 100% रीइंबर्समेंट ऑफ शूटिंग फीस अप टू 5 डेज। ठीक है, तो 5 दिनों तक की पूरी जो आपके रीइंबर्समेंट जो कर दिया जाएगा, 100% कर दिया जाएगा। अब मैं एक बार आपको नोट्स की तरफ लेके चलता हूँ। नोट्स में लिखी हुई है बातें लेकिन थोड़ी सी आगे पीछे हैं, तो इसलिए आपको उतना क्लियरिटी के साथ शायद समझ में ना आए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ा दिया। ठीक है, नोट्स में होंगी आपकी शायद 24 दिसंबर की रिलीज हुई थी, तो ये दे रखा है। जारी कब हुई? नोडल एजेंसी कौन है? ये राज्य को क्या करना चाहती है? फिल्मिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति शुल्क या फीस की 100% प्रतिपूर्ति जो कर दी जाएगी, है ना, 5 दिन तक की। राजस्थान में फिल्माई, हाँ एक और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया गया, राजस्थान में कोई फिल्माई गई है और उसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो उसको अधिकतम 1 करोड़ रुपए और भारत सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त होता है तो 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यदि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है तो 1 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कोई फिल्म पुरस्कार मिला है तो 50 लाख रुपए। हालांकि ये मैंने बहुत ही सरलीकरण करके यहाँ पर लिख के दिया, सूजस में इतनी लाइन लिखी हुई है। एग्जैक्ट यदि आप देखोगे ना तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन किया गया जो कि याद रखना उतना आसान नहीं है ना, इसीलिए जो मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताया। ये तो मैं आपको 5% सारा परसेंटेज सॉन्ग वगैरह सब बता चुका हूँ, ये सारे आपको टेबल में सारी बता चुका हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री वाला ये क्वेश्चन पूछा था इतना डिटेल में जाके, सूजस में भी नहीं लिखा हुआ, ओरिजिनल जो आपके पॉलिसी से पूछा, इसलिए दिसंबर महीने में 6 पॉलिसी आई है और जनवरी महीने में 2-3 पॉलिसी है, उसको मैंने उतना ही डिटेल में पढ़ाया। जनवरी महीने के अंदर आपको यूथ पॉलिसी पढ़ाया था, वो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़ाया, और अभी तक तीसरी पॉलिसी अपनी चल रही है, लगभग 1 घंटा हो गया है, तो इसके अंदर भी अपन डिटेल में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है,
100% रीइंबर्समेंट ऑफ शूटिंग फीस 5 दिन तक की, ये अपन बात कर ही चुके हैं। ये है सब्सिडी फॉर फिल्म सेंटर, नहीं इसको भी अपन अलग से बात करेंगे। इंसेंटिव फॉर फिल्म सिटी बनाते हो तो इंसेंटिव मिलेगा। टैक्स सब्जेक्शन हो गया, ये रहा कि क्या कहा गया, 1 करोड़ रुपए किसको मिलेगा, तो अपन ने तो लिख दिया अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड को, अपन तो लिख दिया कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत लिया किसी फिल्म ने तो उसको जो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। यहाँ पर कौन कौन से पुरस्कार है उसको लिखा गया है, हांगकांग, बुसान, टोरंटो, मॉस्को, वेनिस, कांस, ऑस्कर, बर्लिन, ये अलग अलग फिल्म फेस्टिवल जो होते हैं, 9 भी नहीं है, 11 लिखे हुए हैं। इनमें से कोई अवार्ड जीतते तो 1 करोड़ रुपए। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है तो ये नेशनल फिल्म अवार्ड है तो कितने रुपए, 50 लाख रुपए। इसके अलावा और भी यहाँ पर दिया गया कि कितने टाइम में कर देना चाहिए, ये बहुत सारी बातें लिखी गई है। तो इतनी सारी बातें जो याद रखना पॉसिबल हो नहीं पाता। वापिस चलते हैं नोट्स की तरफ। एक दो और अभी भी काम की बातें बची हुई है, वो ये कि छात्रवृत्ति योजना, निम्नलिखित संस्थानों में अध्ययन और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले राजस्थानी निवासी छात्रों को, राजस्थान के कोई छात्र हैं वो यदि ये कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं यहाँ पर यदि पढ़ रहे हैं तो उनको भी फेलोशिप दी जाएगी। वो कौन कौन से हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, फिल्म एंड टेलीविजन जो है आपके पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली। कितनी क्या फेलोशिप मिलेगी, प्रत्येक वर्ष 10 छात्रों को चयन किया जाएगा, अधिकतम 50,000 रुपए की 100% ट्यूशन फीस सहायता और 5,000 रुपए प्रति माह तक 100% स्टाइपेंड। 10 छात्रों को चुनेंगे, हर साल 50,000 रुपए और 5,000 रुपए प्रति माह वो स्टाइपेंड और वो जो है ड्यूटी आपके ट्यूशन फीस, ठीक है। फिर सब्सिडी के लिए प्रावधान तो ये अपन ने यहाँ पर लिख के बताए हैं, है ना। अपन ने देखो इतना डिटेल में लिखा था पर फिर भी एक कदम और वो आगे चले गए थे। राजस्थान की लोकेशन को 5 से 15%, 16 से 30 और 30 से अधिक स्क्रीन टाइम देने पर 10, 20 और 30% सब्सिडी मिलेगी। हालांकि अपन ये देख लेते हैं कि 30 से ज़्यादा पर कितना है, उसमें भी 30 ही है तो आपके डॉक्यूमेंट्री वाला भी कर लेते हैं, है ना, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात थी नहीं। फीचर फिल्म की 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में करने, न्यूनतम व्यय सीमा करने पर 30% की सब्सिडी, 100% शूटिंग कर ली तो 5% की एक्स्ट्रा सब्सिडी। हाँ, एक और बात बताइए, जितनी भी ये जो सब्सिडी प्राप्त फिल्में हैं उनको राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय देना अनिवार्य किया गया है। जब मूवी चलती है ना तो कहते हैं ना स्पेशल क्रेडिट टू, उसके अंदर राज्य सरकार लिखना पड़ेगा ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ राजस्थान सरकार ने मदद की है। थिएटर में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों को न्यूनतम 200 स्क्रीन पर, ये सभी बता दिया। राज्य की सभी शूटिंग लोकेशन की विस्तार डायरेक्टरी जारी करेगा पर्यटन विभाग। तो ये सारी बातें जो अपन ने की है राजस्थान फिल्म टूरिज्म पॉलिसी के अंदर, ठीक है। काफ़ी टाइम लगा पर जो चीज़ों को अच्छे से अपन ने इन 3 पॉलिसी के बारे में पढ़ा। 1-2 पॉलिसी और पढ़ते हैं फिर उसके बाद में आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये 6 पॉलिसी अपन ने अच्छे से कर ली तो आपके दिसंबर महीने के करंट अफेयर का राजस्थान वाली से आधा काम तो यहीं पे हो जाता है। 6 पॉलिसी ही है सबसे ज़्यादा तो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर एक और पॉलिसी पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान फिल्म नीति, सॉरी पर्यटन नीति। राजस्थान पर्यटन नीति, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थी फिल्म जो है पर्यटन नीति, फिल्म टूरिज्म पॉलिसी। अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी। पहले इसके थोड़े से बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी के। हमारे राजस्थान के अंदर 9 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक्चुअल में तो देखो 4 ही है, 6 जो किले हैं उसको एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 6 के रूप में काउंट किया गया है। इसके अलावा जंतर मंतर है, केवलादेव है, जयपुर पर कोटा है। इस तरीके से 9 इसमें बताया गया पॉलिसी के इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अभी अपन 9 मान लेते हैं। 30 फॉरेस्ट रिजर्व है, 3 नेशनल पार्क है, 5 टाइगर रिजर्व है, 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सब आप जो उसके अंदर पढ़ते आते हो, टूरिज्म में, राजस्थान ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक सर्वे में कई जगह पढ़ लेते हो। और क्या बताया गया है इस पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि 1989 में राजस्थान टूरिज्म इंडस्ट्री का स्टेटस प्राप्त करने वाला, टूरिज्म को इंडस्ट्री का स्टेटस देने वाला वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट था, पहले राज्यों में से एक था। एग्जैक्टली फर्स्ट था क्या, ऐसा तो नहीं बताया गया। ये बताया गया कि पहले कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने टूरिज्म को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया, उसमें से एक है। 1993 में 1993 में हमारे यहाँ पर एक स्कीम आई जिसका नाम था कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। क्या नाम था? कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम।
2001 के अंदर पॉलिसी आई, 2020 के अंदर पॉलिसी आई, और अब पॉलिसी आई नई कब, 2025। तो 2025 वाली जो पॉलिसी है ये किसे रिप्लेस कर देगी, 2020 की इस पॉलिसी को रिप्लेस कर देगी, ठीक है ना। तो 1989 के अंदर टूरिज्म को इंडस्ट्री का स्टेटस हो गया, 1993 के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम हो गई, 2001 के अंदर पॉलिसी, 2020 के अंदर पॉलिसी, और 2025 के अंदर वापस क्या आई है, अब पॉलिसी आई है। कुछ फैक्ट यहाँ पर बताया गया जो आगे चल के अपने काम आ सकता है। उसमें बताया गया राजस्थान जो है टूरिज्म के मामले में, यानी कि जो हमारे यहाँ पर टूरिस्ट जो आते हैं, राजस्थान में टूरिस्ट जो आते हैं उसमें राजस्थान 5वें नंबर पर है, भले वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, भले ही वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, राजस्थान कौन से नंबर पर आता है, 5वें पर। टूरिस्ट के फुटफॉल के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है, 5 पर, डोमेस्टिक हो भले इंटरनेशनल हो। इन रैंक देखो अपन ये इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं, है ना, कितने क्या टूरिस्ट आए, स्वदेशी कितने थे, विदेशी कितने थे, लेकिन ये रैंक नहीं लिखी होती। ध्यान रखना यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर रैंक बताई गई है कि जो है राजस्थान जो है वो 5वें नंबर पर आता है राज्यों के वाइज देखें तो, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट जो लोकेशन है उसके बारे में बताया गया है। ऐसे पूछ सकते हैं कि हॉट एयर बैलूनिंग कहाँ होती है, जयपुर के अंदर। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कहाँ होती है, उदयपुर के अंदर, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। डेजर्ट टूरिज्म कहाँ होता है, तो वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम ज़्यादातर लोग सिर्फ जैसलमेर को जानते हैं, और लेकिन याद रखना बीकानेर और जोधपुर भी इसमें है, ठीक है। तो ये अपने पॉलिसी का जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वहाँ से ये अपन ने लिया है। यदि आप कहो तो मैं आपको ओरिजिनल जो पॉलिसी है उसके बारे में भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये तो NRR वाली पॉलिसी हो गई, ये फिल्म वाली हो गई, ये है आई थिंक, हाँ ये रही 34 पेज की है टूरिज्म पॉलिसी। इसको आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है इस पॉलिसी का, ओरिजिनल जो PDF है उसका, उसके अंदर ये बातें लिखी गई है। जो फैक्ट मैंने आपको बताए वो फैक्ट जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं कि राजस्थान इज होम टू 9 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 30 फॉरेस्टेज और 3 नेशनल पार्क, ये सब। और इसके अलावा ये आपके बताए गए हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हॉट एयर बैलूनिंग जयपुर के अंदर, डेजर्ट टूरिज्म जैसलमेर बीकानेर जोधपुर के अंदर, बाकी ट्रैकिंग अरावली हिल्स में, और ये सब तो इतना चलो आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो। 2001 में पॉलिसी आई, 1993 के अंदर ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम आई। देखो बाकी हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ा सा नहीं पढ़ते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम कब आई, 1993, ये पता होना चाहिए। टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा 1989 पढ़ते हैं। पहली बार पॉलिसी कब आई, 2001 में, ये भी पढ़ते हैं। 2020 में आई, ये भी पढ़ा हुआ है। 2025 में आ गई, ये भी पढ़ा हुआ है। ये नहीं पढ़ते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम है, तो ये इसको याद रख लेना। और एक यहाँ पर ये बताया गया कि राजस्थान जो है स्टेट वाइज देखे तो 5वीं रैंक रखता है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट फुटफॉल, ठीक है। चलो अपन चलते हैं, बेसिक जो अपन ने पढ़ लिया, और अब हम चलते हैं इस पॉलिसी की तरफ। पॉलिसी की तरफ चलने से पहले मैं आपको उस टेबल की तरफ लेके चलता हूँ जो कि अपन मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। इस टेबल की तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि इस टेबल में एक और पॉलिसी को अपडेट करने का समय आ गया है। क्योंकि जब हम पॉलिसीज को कंपैरिजन में पढ़ेंगे तब हमको 31 मार्च याद रहेगी, वरना मिक्स हो जाएगी। कौन सी तो नई पॉलिसी आने तक थी, कौन सी 31 मार्च तक थी, कौन सी क्या थी। ये तो भला हो सबकी 31 मार्च है इसलिए याद रह जाता है, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी, कौन इंप्लीमेंट करता है, ये सब बातें। देखो भाई क्या क्या बातें बताई गई है। सबसे पहले कहा गया है पॉलिसी पीरियड अंटिल न्यू पॉलिसी। क्या कहा गया, अंटिल न्यू पॉलिसी, जब तक की नई पॉलिसी नहीं आ जाती तब तक, ठीक है। तो ये पॉलिसी कब तक रहेगी, अंटिल न्यू पॉलिसी। जैसे आपने सबसे पहली पढ़ी थी NRR, उसी की तरह ये। हालांकि 2 वर्ष बाद इसे रिव्यू किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है। 2 वर्ष बाद इसे क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन कौन करेगा, तो एक तो राज्य स्तरीय समिति बनेगी जो कि राजस्थान पर्यटन बोर्ड के अंतर्गत बनेगी। राजस्थान टूरिज्म जो बोर्ड है उसके अंतर्गत एक राज्य स्तरीय समिति बनेगी। इसके अलावा इसको इंप्लीमेंट करने के लिए PIU बनेगी, प्रोग्राम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट। ये टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर के अधीन होगी और ये राज्य स्तरीय समिति को रिपोर्ट करेगी। तो इस तरीके से हमने क्रियान्वयन के बारे में यहाँ पर 2 बातें जो है पढ़ी, है ना। तो इसके अंदर यदि हम अपडेट करें तो राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी कब तक ये रखा नहीं, वैधता जो है न्यू पॉलिसी आने तक, जब तक ये नई पॉलिसी नहीं आ जाती। लेकिन कितने वर्ष बाद रिव्यू करेंगे, 2 वर्ष बाद।
कितने वर्ष बाद इसे रिव्यू करना है? 2 वर्ष बाद। क्रियान्वयन करने के लिए हमने क्या कहा? क्रियान्वयन करने के लिए एक राज्य स्तरीय समिति है जो कि किसके अंडर में है? टूरिज्म बोर्ड के अंदर, पर्यटन बोर्ड के अंतर्गत है। लेकिन इसके अलावा क्या होगी? PIU होगी, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है वो इसको देखेगा और ये रिपोर्ट करेगी किसे? राज्य स्तरीय समिति को। ये रिपोर्ट करेगी किसे? राज्य स्तरीय समिति को। तो इन चारों के कंपैरिजन के हिसाब से जो इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब अपन वापस चलते हैं आपके नोट्स की तरफ। जो मैं नोट्स में लिखा हुआ है वही बातें बता रहा हूँ, कोई 2-4 बातें ही मैंने जोड़ी है, ज़्यादा नहीं जोड़ी। बस जो है किया क्या है कि मैंने थोड़ा सा उसको और सिस्टमेटिक किया और कुछ नहीं है। तो इस नीति में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन करना है, ये सब बोल बच्चन वाली बातें हैं। पर्यटन नीति 2020 को प्रतिस्थापित करेगी, अपन बात कर चुके हैं। क्रियान्वयन तो राजस्थान पर्यटन बोर्ड के अंतर्गत, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए PIU बनेगी, पर्यटन विभाग के अंदर डायरेक्टर होंगे, ये इसको रिपोर्ट करेगी। वैधता अगली नीति जारी होने तक, लेकिन 2 वर्ष बाद में इसकी क्या होगी? व्यापक समीक्षा की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब इसके प्रावधान क्या है, और इसके प्रावधानों को समझने से पहले हमें इसके थोड़े से एक बार पिलर्स को देखना होगा कि इसके पिलर्स क्या हैं। तो देखना इस पॉलिसी के अंदर 8 पिलर बताए गए हैं। 8 पिलर क्या क्या है? सबसे पहले कहा गया प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। तो इस पॉलिसी के अंदर 8 पिलर बताए गए। पहला बताया गया प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। दूसरा कहा गया कि स्किल इकोसिस्टम इस प्रकार का बनाना है, स्किल इकोसिस्टम, जिसमें कि पर्यटन प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? पर्यटन प्रशिक्षण केंद्र। 10 आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे। सॉरी, स्किल पहला जो आपके पिलर है वो क्या है? आपके प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। दूसरा जो पिलर है वो क्या है? स्किल इकोसिस्टम डेवलप करना। इसके लिए क्या बनाए जाएंगे? पर्यटन प्रशिक्षण केंद्र, जिससे कि स्किल लोग जो यहाँ पर होने चाहिए। तीसरा, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ करेंगे? ज्यादातर जो पॉइंट है वो आपके टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही है। क्या क्या बताया गया? 10 तो आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाई जाएगी। एक अपने जो जयपुर प्रकोटा है इसका विरासत विकास योजना। कुछ एक पैनोरमा बताई गई है हड़बूजी की फलोदी के अंदर, रेवासा सीकर में। शिल्पग्राम बनाए जाएंगे आपके जोधपुर और डूंगरपुर के अंदर। तो ये सब टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर है। 10 आइकॉनिक डेस्टिनेशन तैयार करेंगे, प्रकोटा विकास योजना, पैनोरमा बनाई जाएंगी शिल्पग्राम जोधपुर और डूंगरपुर में। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक शौर्य सर्किट बनाया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या बनाया जाएगा? शौर्य सर्किट। तनोट माता और लोंगेवाला शौर्य सर्किट के अंदर ये आएंगे। इसके अंदर तनोट माता और लोंगेवाला, आपको पता है जैसलमेर के अंदर ये दोनों स्थान जो बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद में जो टूरिस्ट जो प्लेस है वो क्लीन होने चाहिए, इनके पास में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनकी ब्रांडिंग अच्छे से करनी है, और जो है अलाइन करना है बाकी सभी डिपार्टमेंट के साथ में। और इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक पर्यटन विकास समिति बनेगी प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक जिले के अंदर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में क्या बनेगी? पर्यटन विकास समिति। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें ये जो 8 पिलर है इसके बारे में बेसिक समझ होनी चाहिए। क्या क्या है? देखो, एक तो क्या करना है? प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ये देखो आपके सीधे आपके यदि मेंस में पूछ ली जाए, इस तरीके से मेंस में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि 8 पिलर क्या क्या है। तो सबसे पहला काम क्या बताया गया? प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। दूसरा क्या बताया गया? स्किल इकोसिस्टम होना चाहिए, उसके लिए पर्यटन प्रशिक्षण केंद्र है। तीसरा क्या बताया गया? टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए 10 आइकॉनिक डेस्टिनेशन, प्रकोटा विकास योजना, पैनोरमा बनाए जाएंगे, शिल्पग्राम बनाए जाएंगे। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? शौर्य सर्किट, तनोट माता लोंगेवाला। क्लीनिनेस को बढ़ाने के लिए और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देना है, ब्रांडिंग करनी है, और जो वो जिला स्तर पर जो आपको अलाइन करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनेगी पर्यटन विकास समिति। तो यहाँ पर ये 8 पिलर जो बताए गए हैं। अब आ जाते हैं आपके नोट्स पर। बातें यही लिखी गई हैं, बस थोड़ा सा जो तरीका मैंने 8 पिलर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, बस वो ना लिख के इसको सीधे लिखा गया। पर्यटन विभाग राज्य वार्षिक पर्यटन प्रोत्साहन पुरस्कार शुरू करेगा। राज्य के चुनिंदा जिलों के अंदर मॉडर्न पर्यटन प्रशिक्षण कौशल केंद्र बनाए जाएंगे। अब एक चीज आप थोड़ा सा सोचना कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमें कौन से, देखो फैक्ट हम दुनिया भर के पढ़ते हैं, हमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि हमें एक्चुअल में कौन से फैक्ट याद करने हैं, एक्चुअल में हमें क्या चीज़ें याद करनी है। तो आप ये लाइन पढ़ने के बाद ये सोचा करो क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है क्या, और यदि बन सकता है तो क्या वो इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता है क्या, और यदि इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता है तो उन लाइनों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि पर्यटन विभाग द्वारा राज्य वार्षिक पर्यटन पुरस्कार शुरू करेगा, पहली बात तो करेगा, तो क्या लगता है इस पे क्वेश्चन बनेगा? बहुत ही कम चांस है।
यदि चलो मान लेते बन भी गया तो क्या पूछेंगे, कौन करेगा, तो भाई टूरिज्म का तो टूरिज्म डिपार्टमेंट करेगा। यदि यहाँ पर होता शिक्षा मंत्रालय तब अपन इसको फोकस के साथ याद करते हैं, बाकी ये लाइन तो बोल बच्चन है। उसके बाद राज्य के चुनिंदा जिलों में क्या ये कहा गया है कि भाई कौन कौन से जिले हैं, नहीं, चुनिंदा जिलों में क्या करेंगे, मॉडल पर्यटन प्रशिक्षण कौशल केंद्र बनाएंगे। 10 प्रमुख जो विरासत स्थलों को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा और ये 10 स्थल यहाँ पर बताए गए। यूनेस्को प्राप्त परकोटा के लिए विरासत विकास योजना तैयार की जाएगी। तंदौड़ माता और लोंगेवाला के अंदर शौर्य सर्किट बनाया जाएगा। हड़बूजी और रेवासा धाम सीकर के अंदर जो पैनोरमा विकसित किए जाएंगे। शिल्पग्राम की स्थापना की जाएगी जोधपुर और डूंगरपुर के अंदर। ये सारी बातें अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या, शिल्प संग्रहालय जयपुर के अंदर ब्लू पॉटरी का, कोटा उदयपुर के अंदर मिनिएचर आर्ट का, बाड़मेर जोधपुर में लकड़ी का फर्नीचर, नाथद्वारा के अंदर पिछवाई पेंटिंग, कुछ बनाए जाएंगे म्यूजियम्स और इनको जो है वो और अपडेट किया जाएगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, वॉर म्यूजियम जैसलमेर, वीर बालिका कालीबाई म्यूजियम उदयपुर। ये 2 जरूर याद रख लेना भाई, क्योंकि अल्बर्ट हॉल के बारे में सबको पता है। ये 2 जरूर याद रखना, वॉर म्यूजियम कहां पर, जैसलमेर, और वीर बालिका कालीबाई म्यूजियम कहां पर, तो उदयपुर। वीर बालिका कालीबाई म्यूजियम कहां पर, उदयपुर, और वीर म्यूजियम कहां पर, तो आपके जैसलमेर, सॉरी वॉर म्यूजियम कहां पर, जैसलमेर। ग्रामीण पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। बरौली, धो, कामाढींग, देवमाली, पिपलानी, मनसर, बुरी पहाड़ी, कैमला। तो ये सब आपको लिख के दे दिए, एक बार आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हो राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री को आपने मुझसे बेहतर पढ़ा है, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास समिति बनेगी। हालांकि इसको रिव्यू करने का, सॉरी अपन ने देखा तो इसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका रहेगा, राज्य स्तरीय समिति होगी, जो कि पर्यटन जो है बोर्ड के अधीन होगी। और एक PIU देखी थी, जो कि जो डायरेक्टर है पर्यटन डिपार्टमेंट के वो होंगे, और रिपोर्ट किसको करेंगे, राज्य स्तरीय समिति को करेंगे। ये कब तक लागू रहेगी, तो हमने कहा ये जो है वो अगली पॉलिसी आने तक लागू रहेगी, और एक अपन ने पॉइंट जोड़ा है 2 वर्ष बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। प्रत्येक जिले का पर्यटन मास्टर प्लान तैयार होगा। प्रत्येक जिले का पर्यटन मास्टर प्लान तैयार होगा, और पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार, संचालन और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार अडोप्ट ए टूरिस्ट साइट योजना जो लागू करेगी। राज्य सरकार द्वारा 5,000 करोड़ के पर्यटन अवसंरचना क्षमता निर्माण कोष की स्थापना की जाएगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5,000 करोड़ का क्या बनेगा, एक कोष बनेगा। ये जहां पर क्लियर कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि 1,000 करोड़ का होगा या 100 करोड़ का होगा, ये पता होना चाहिए भाई। टूरिज्म जो आपके कोष जो है, फंड जो है, वो कितने का है, 5,000 करोड़ का है। कितने का है, 5,000 करोड़ का जो राजस्थान पर्यटन अवसंरचना क्षमता निर्माण कोष है। मैंने 500 करोड़ तो नहीं बोला था ना थोड़ी देर पहले, 5,000 करोड़ का है भाई, ठीक है। उसके बाद में जो आपके टूरिस्ट जो इकाइयां हैं उसके लिए पैकेज बताया गया है। MSME मानक पैकेज, कर्मचारी प्रशिक्षण की कुल लागत का 50% तक एक मुश्त प्रोत्साहन के रूप में 6 महीने के लिए अधिकतम प्रतिपूर्ति। भाई ये कह रहे हैं कि आपकी जो होटल इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो स्किल्ड होने चाहिए। अंग्रेज जब भारत आए या टूरिस्ट दूसरे राज्यों से जब राजस्थान आए, तो वो जब अपने यहाँ पर किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाएं या फिर जो किसी रिजॉर्ट में रुके, तो वहाँ पर उनको जो कर्मचारी मिलते हैं वो एकदम स्किल्ड होने चाहिए, ठीक तरीके से बात कैसे करनी, वो सब चीज़ आनी चाहिए। उसके लिए पैसे लगते हैं, थोड़े बहुत पैसे हमसे ले लो, राज्य सरकार कह रही है। कितने ले लो, तो वो कह रहे हैं कि आपके कुल लागत का 50% एक मुश्त प्रोत्साहन के रूप में 6 महीने के लिए अधिकतम प्रतिपूर्ति है। सूक्ष्म इकाइयों के लिए 20,000 रुपये प्रति माह, लघु इकाइयों के लिए 30,000 रुपये और मध्यम इकाइयों के लिए 40,000 रुपये, ये आपको फायदा दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या सामान्य विशेषता है नीति में, धार्मिक पर्यटन मार्गों का विकास, वन और धार्मिक क्षेत्रों के आसपास पर्यटन हब की स्थापना, शौर्य सर्किट, बर्ड वॉचिंग सर्किट, प्रोजेक्ट मैपिंग, लाइट साउंड शो, ये जैसे प्रावधान किए गए हैं। अब मुझे बताओ इनमें से प्री लायक कोई बात है नहीं। नीति में चयनित जिलों में विशेष पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जाएगा, है ना। PPP सिंगल वेब पोर्टल बनाया जाएगा, क्राफ्ट म्यूजियम, ये सब। तो इनमें सब में आप देखोगे कि बोल बच्चन वाली बातें हैं, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइक कोई खास बातें हैं नहीं। टूरिज्म सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 24 बाय कॉल सेंटर वगैरह होंगे, ये सब चीजें। तो आपको इसमें याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है, एक तो MSME मानक पैकेज 100% याद रखना, ये कोष के ऊपर तो स्टार मार्क ही लगा लो, और ये जो आपके दे रखे हैं ये पहले पेज पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो। बाकी मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखी है, जब इकोनॉमिक सर्वे अपन रिलीज करेंगे तो उसमें जितनी भी पॉलिसीज जो है उसको इस फॉर्मेट में जो आपके लिए लिखेंगे, ताकि कंपैरिजन के अंदर चीज़ों का आप याद रख पाओ। और इसमें सारी पॉलिसी नहीं घुसेड़ेंगे, इसमें जो पिछले आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने की जो पॉलिसी है ना, इसको अच्छे से करेंगे, ताकि ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आने, तो इसको अपन अच्छे से करके जाएं।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये पूरी पॉलिसी मैंने आपको बढ़ाई, और इन सब पॉलिसी को तैयार करने के लिए खूब पढ़ना पड़ता है, तब जाके पॉलिसी तैयार होती है भाई, ठीक है। उसके बाद में AI/ML पॉलिसी भी एक और पॉलिसी आपके आर्टिफिशियल, और आपके 2 पॉलिसी और है इस दिसंबर महीने की मैगजीन के अंदर, उसको भी देख लेते हैं। चलो बाकी 2 पॉलिसी जो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि ये जो AI/ML पॉलिसी जो है ना, इसका केवल जो सूजस के अंदर इतना ही बताया हुआ है, जबकि काफ़ी डिटेल में इसको जो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।